जरा सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच एक आलीशान जहाज पर हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी है और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन अचानक एक रात मौसम बदलता है, कंपास की सुइयां पागल हो जाती हैं और आपका रेडियो सिग्नल कट जाता है। जब आप मदद के लिए SOS भेजते हैं तो जवाब में किसी कोस्ट गार्ड की आवाज नहीं, बल्कि हजारों लोगों के चीखने और रोने की खौफनाक आवाजें आती हैं। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये इंसान की मौत से लड़ने की, सर्वाइवल की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक दास्तान है जिसे सुनकर आज भी वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो समंदर में गायब तो हुआ, लेकिन जब 9 महीने बाद लौटा तो उसने विज्ञान और समय की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज का सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल था 1994। अमेरिका की सबसे बड़ी और नामी शिपिंग कंपनी अटलांटिक स्टार कॉरपोरेशन ने अपना सबसे एडवांस, सबसे लग्जरी और आलीशान पैसेंजर जहाज समंदर में उतारने का फैसला किया। इस विशाल जहाज का नाम था MS ओशनिक ग्लोरी। इसे उस वक्त का इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा था, जो टाइटैनिक से भी ज्यादा सुरक्षित माना गया। 13 नवंबर की सुबह थी। दिन था शुक्रवार, जिसे पश्चिमी देशों में और खासकर समंदर के नाविकों के बीच बहुत मनहूस और अपशकुन माना जाता है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के नशे में चूर कंपनी को इन पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जहाज न्यूयॉर्क के बंदरगाह से इंग्लैंड के लिए अपने पहले और सबसे अहम सफर पर निकलने के लिए तैयार था। जहाज पर कुल 400 लोग सवार थे, जिनमें 150 बेहद प्रोफेशनल और काबिल क्रू मेंबर्स थे और 250 VIP पैसेंजर्स थे, जो अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन सफर एंजॉय करने आए थे। इस पूरे जहाज की कमान सौंपी गई थी कैप्टन आर्थर ब्लेक के हाथों में। कैप्टन ब्लेक कोई आम इंसान नहीं थे। उनके पास समंदर का 35 सालों का तजुर्बा था, लेकिन तजुर्बे से ज्यादा उनके अंदर घमंड भरा हुआ था। सफर शुरू होने से ठीक पहले जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कैमरे पर हंसते हुए कहा था, दुनिया का कोई भी तूफान, चाहे वो खुद भगवान ही क्यों न भेजें, मेरे इस जहाज को नहीं डुबा सकता। उनके साथ इस सफर में फर्स्ट ऑफिसर डेविड कार्टर और चीफ इंजीनियर थॉमस वैन भी मौजूद थे। बंदरगाह पर बजते हुए बड़े बड़े हॉर्न और लोगों की तालियों के बीच जहाज ने समंदर का सीना चीरना शुरू किया। शुरुआत के 3 दिन तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। समंदर का पानी किसी शीशे की तरह शांत था। जहाज 24 नॉटिकल मील की फुल स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। डाइनिंग हॉल में रोज रात को शानदार पार्टियां चल रही थीं। लोग शैंपेन पी रहे थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन डेक पर हंसते गाते उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समंदर के उस बेहद शांत और गहरे नीले पानी के नीचे कोई बहुत ही खौफनाक चीज उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सफर का चौथा दिन शुरू हो चुका था। रात के ठीक 2:15 हो रहे थे। समंदर में अक्सर रात के वक्त एक अजीब सी शांति होती है, लेकिन आज रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा और चुभने वाला था। फर्स्ट ऑफिसर डेविड कार्टर कंट्रोल रूम ब्रिज में अपनी नाइट शिफ्ट पर थे। वो अपनी कॉफी का कप लेकर रडार स्क्रीन की तरफ मुड़े ही थे कि अचानक उनके हाथ से कप छूटकर जमीन पर गिर गया। उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। रडार स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न करने के लिए काफी था। रडार दिखा रहा था कि समंदर की गहराई में जहाज के बिल्कुल नीचे और बहुत ही करीब कोई बेहद विशाल चीज तैर रही है। वो चीज कोई व्हेल या सबमरीन नहीं थी, बल्कि वो उनके इतने बड़े जहाज से भी कई गुना बड़ी थी। डेविड का दिल झोर झोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी नजरें रडार से हटाईं और दौड़कर ब्रिज के बड़े से शीशे से बाहर समंदर की तरफ झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घुप अंधेरा था। आसमान में न कोई चांद था, न तारे, और समंदर का पानी किसी काली स्याही जैसा लग रहा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डेविड ने तुरंत अपने जूनियर को अलर्ट किया और कैप्टन ब्लेक को जगाने के लिए इंटरकॉम उठाया, लेकिन तभी जहाज के अंदर का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगा। जो समंदर कुछ देर पहले तक एकदम शांत था, वहाँ अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। क्रू मेंबर्स को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें लगातार घूर रही है। पानी के अंदर तैरती हुई उस चीज ने अब अपनी दिशा बदल ली थी और वो सीधे जहाज के पैरेलल चलने लगी थी। डेविड समझ चुके थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये वो पल था जब जहाज पर मौजूद 400 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने वाली थी जहां से वापस आने का कोई रास्ता किसी नक्शे में मौजूद नहीं था। ठीक रात के 3 बजे जहाज के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कंपा कर रख दी।
कंट्रोल पैनल पर लगे सारे नेविगेशन सिस्टम और कंपास अचानक से पागल हो गए। उनकी सुइयां किसी झटके की तरह गोल गोल और बेहद तेजी से घूमने लगी, मानो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ने काम करना बंद कर दिया हो। 1 सेकंड के अंदर जीपीएस स्क्रीन जोरदार झटके से बंद हुई और जब वापस चालू हुई तो उस पर कोई नक्शा नहीं, बल्कि अजीब सी लाल रंग की कोडिंग और बड़े अक्षरों में नो सिग्नल लिखा आने लगा। घड़ी की सुइयां जैसे ही 3:15 पर पहुंची, जहाज का बाहरी दुनिया से सारा संपर्क पूरी तरह से कट गया। अब वो समंदर के बीचों बीच पूरी तरह से अकेले थे। कैप्टन ब्लेक भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचे। उनका वो सारा घमंड अब उनके चेहरे के पीलेपन में बदल चुका था। उन्होंने बिना 1 सेकंड बर्बाद किए रेडियो ऑपरेटर को तुरंत SOS ब्रॉडकास्ट करने का ऑर्डर दिया। ऑपरेटर ने कांपते हाथों से इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी सेट की और मदद की गुहार लगाई, लेकिन रेडियो से जवाब में जो आवाज वापस आई उसने वहां खड़े हर एक इंसान के होश उड़ा दिए। वो किसी कोस्ट गार्ड या नेवी ऑफिसर की आवाज नहीं थी। रेडियो के स्पीकर से कई सारे लोगों के एक साथ रोने, दर्द से तड़पने और बहुत ही डरावनी आवाज में फुसफुसाने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाजें समंदर के पाताल से आ रही हों। कैप्टन ब्लेक ने तुरंत इंजन को रिवर्स करने का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज एक ऐसे अनजान और बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड में फंस चुका था जिसने उसे उसके असली रूट से बहुत दूर भटका दिया था। वो अब अटलांटिक के उस हिस्से में नहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था, बल्कि वो बरमूडा ट्रायंगल के एक ऐसे गुमनाम और शापित हिस्से में खींचे चले जा रहे थे जहां आज तक जाने वाला कोई भी इंसान लौटकर अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा था। फिर समंदर की सतह से एक बहुत ही घना चमकता हुआ हरे रंग का रेडियो एक्टिव कोहरा उठा और उसने पूरे के पूरे जहाज को अपने अंदर निगल लिया। कोहरा इतना घना था कि 3 फुट दूर खड़ा अपना ही परिवार का सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था। पैसेंजर्स के कमरों में अफरा तफरी मच गई। रात के उस खौफनाक अंधेरे में कुछ लोगों ने खिड़कियों से देखा कि जहाज के ठीक नीचे समंदर के काले पानी की गहराइयों में कोई बहुत बड़ी सी नीली हरी रोशनी धीरे धीरे तैर रही है। तभी लोअर डेक से अचानक भारी लोहे को खुरचने और लोगों के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। कॉरिडोर में भागते हुए लोगों को कोहरे के बीच बिना चेहरे वाले लंबे लंबे काले साए दिखाई देने लगे जो उनके साथ साथ चल रहे थे। डर, घुटन और उस रेडियो से आने वाली अजीब सी फुसफुसाहट ने लोगों का दिमाग इस कदर खराब कर दिया कि वो एक दूसरे को ही पहचानने से इनकार करने लगे। सिर्फ 3 दिनों के अंदर जहाज पर मौजूद 15-20 लोग पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर जा रही है जहां से वापस आना नामुमकिन है। अगर इस सर्वाइवल थ्रिलर ने अब तक आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ये बताना मत भूलना कि आप ये वीडियो किस शहर या किस देश से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। आपकी सपोर्ट ही मुझे ऐसी रियलिस्टिक और सच्ची घटना वाली कहानियां लाने की हिम्मत देती है। चलिए अब वापस चलते हैं उस शापित जहाज के अंदर। जहाज पर खौफ का माहौल तब और गहरा गया जब पहली गुमशुदगी की खबर आई। 3rd इंजीनियर मार्कस, जो इंजन रूम में फ्यूल पंप चेक करने गया था, वो वापस नहीं लौटा। क्रू ने उसे हर जगह ढूंढा। 3 दिन बाद बॉयलर रूम के सबसे अंधेरे कोने में रखे एक भारी लोहे के बक्से की तरफ लोगों का ध्यान गया। वो बक्सा अंदर से लॉक था। जब उसे गैस कटर से काटा गया तो अंदर का नजारा देखकर 2 लोगों को वहीं उल्टियां हो गईं। वहां मार्कस का शरीर नहीं था, सिर्फ उसके खून से बुरी तरह स्ने हुए कपड़े और उसके जूते पड़े थे। उसका पूरा शरीर, हड्डियां, मांस, सब कुछ कहां गायब हो गया ये कोई नहीं जानता था। खाने के बड़े स्टोर रूम में रखा महीनों का सारा राशन सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर बुरी तरह सड़ गया। उसमें मोटे मोटे कीड़े पड़ गए और पूरे जहाज में सड़ांध फैल गई। लेकिन हैरान करने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि उसी स्टोर में रखा कच्चा मांस एकदम ताजा था। उसमें से अभी भी खून टपक रहा था। भूख और डर की वजह से लोगों को अजीबोगरीब भ्रम होने लगे। जिंदा रहने और खाने के लिए अब इंसानों के बीच ही जानवरों जैसा खूनी खेल शुरू हो चुका था। पैसेंजर्स अभी भूख और पागलपन से जूझ ही रहे थे कि तभी समंदर के नीचे से जहाज को एक बेहद जोरदार और भयानक टक्कर लगी। ये कोई चट्टान नहीं थी। जहाज पर मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी विशालकाय अनदेखे हाथ ने जहाज को नीचे से अपने पंजों में जकड़ लिया हो। इस टक्कर से पूरा का पूरा जहाज एक झटके में 30 डिग्री तक एक तरफ झुक गया। टेबल, कुर्सियां और इंसान सब फिसल कर दीवारों से जा टकराए। इस झटके से लोअर डेक की लोहे की परत फट गई
और एक बड़ा सुराख हो गया। बाहर का बर्फ जैसा जमा देने वाला काला और खौफनाक पानी तेजी से अंदर कमरों में भरने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरते हुए चीख रहे थे, सांसें फूल रही थीं और ठंड से शरीर नीला पड़ने लगा था। चीफ इंजीनियर वैन ने भागकर पानी निकालने वाले भारी इमरजेंसी पंप चालू किए। मशीनें पूरी ताकत से गरजीं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो सारे पंप एक जोरदार धमाके के साथ फट गए और जब वो फटे तो उनमें से समंदर के खारे पानी की जगह गाढ़ा खून मिला हुआ बदबूदार पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। पूरे इंजन रूम में खून ही खून फैल गया। ये देखकर क्रू मेंबर्स की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। पानी लगातार बढ़ रहा था और उसके साथ ही लोगों के डूबने और पानी घूंटने की आवाजें पूरे जहाज में गूंज रही थीं। हर कोई सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था कि किसी तरह आज की रात उनकी जान बच जाए। लेकिन उस शापित कोहरे में भगवान भी जैसे उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। कैप्टन आर्थर ब्लेक का वो सारा घमंड जो सफर शुरू होने से पहले कैमरे के सामने दिख रहा था, अब उनके आंसुओं में बह चुका था। वो अपने घुटनों पर बैठे थे और कांप रहे थे। जब उन्हें लगा कि जहाज कुछ ही घंटों में समंदर की कब्र में समा जाएगा, तो उन्होंने भारी मन से अलार्म बजाया और जहाज छोड़ने का आखिरी ऑर्डर दे दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसान के अंदर का जानवर जाग चुका था। क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को बचाने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए बगावत कर दी। फर्स्ट ऑफिसर डेविड कार्टर, जिसकी आंखों में अब सिर्फ सर्वाइवल का पागलपन था, उसने अपनी लोडेड सर्विस रिवॉल्वर निकाली और सीधे कैप्टन ब्लेक के सिर पर तान दी। उसने कैप्टन से लाइफ बोट की मास्टर चाबियां छीन ली। अपर डेक पर जहां लाइफ बोट्स रखी थीं, वहां अब मौत का नंगा नाच चल रहा था। 400 लोग और सिर्फ कुछ ही नावें। हर कोई पहले नाव में कूदना चाहता था। उस धक्का मुक्की, मारपीट और भगदड़ में कई लाइफ बोट्स की रस्सियां टूट गईं और वो सीधे समंदर की तेज लहरों में गिरकर चकनाचूर हो गईं। लोग एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ रहे थे। डेक पर खून बह रहा था, जिससे पैर फिसल रहे थे। किसी तरह सिर्फ 2 लाइफ बोट्स ही सही सलामत पानी में उतारी जा सकी, जिनमें जान की भीख मांगते हुए करीब 60 लोग बैठ पाए। डेविड कार्टर ने रस्सी काटी और वो 60 लोग उस घने हरे कोहरे में समंदर की लहरों के बीच अपनी जान बचाकर निकल गए। लेकिन पीछे जहाज पर रह गए 340 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। वो उसी डूबते हुए, चीखते हुए शापित जहाज में मौत का इंतजार करने के लिए छूट गए। उनकी चीखें धीरे धीरे उस कोहरे में दफन हो गईं। कैप्टन ब्लेक ने लाइफ बोट्स को जाते हुए देखा और वापस अपने केबिन में आ गए। उन्होंने अपनी लॉगबुक खोली और कांपते हाथों से अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन लिखी। ईश्वर हम सभी को माफ करे, मेरी गलती ने सबको मार डाला। यहाँ समय पूरी तरह से रुक गया है। हम नर्क के दरवाजे पर खड़े हैं और मुझे उनकी आवाजें आ रही हैं। वो हमें लेने आ रहे हैं। ये लिखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कहानी का असली खौफ तो उन 60 लोगों के साथ जुड़ा था जो लाइफ बोट लेकर भागे थे। उन्होंने रात भर उस ठंडे समंदर में लहरों से लड़ाई लड़ी। जब अगली सुबह वो हरा कोहरा थोड़ा छंटा और सूरज की पहली किरण निकली, तो उन्होंने जो देखा उससे उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। वो समंदर में कहीं आगे नहीं गए थे। पूरी रात नाव चलाने के बाद भी वो बस उस कोहरे के अंदर अपने ही उस विशालकाय जहाज के गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। वो एक इन्फिनिट लूप में फंस चुके थे, जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं था। अगली सुबह जब दुनिया के लिए सूरज निकला, तो समंदर एकदम खाली था। कोई हरा कोहरा नहीं, कोई तूफान नहीं, लेकिन ओशनिक ग्लोरी का समंदर की सतह से नामो निशान मिट चुका था। अमेरिका में हाहाकार मच गया। यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड ने अपने सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स और शिप लगाकर लगातार 3 महीने तक समंदर का चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन उन्हें उस जगह पर सिर्फ समंदर का नीला पानी मिला। न कोई मलबा, न किसी इंसान की लाश और न ही ऑयल स्पिल। बस एक टूटी हुई, आधी जली हुई लाइफ जैकेट मिली, जिस पर ओशनिक ग्लोरी लिखा था। पूरी दुनिया ने मान लिया कि जहाज अपने 400 यात्रियों के साथ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफना हो चुका है। किनारे पर रोते हुए परिवारों ने अपने लोगों का अंतिम संस्कार तक कर दिया था। लेकिन इस कहानी का असली क्लाइमैक्स और सस्पेंस तो अब शुरू होता है। इस घटना को बीते हुए ठीक 9 महीने हो चुके थे। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। अगस्त 1995 की एक गहरी और सुनसान रात में मियामी के तट पर कोस्ट गार्ड के रडार में अचानक एक बीप की आवाज हुई। एक बहुत ही भारी सिग्नल समंदर से उनकी तरफ आ रहा था। जब रेस्क्यू टीम अपनी बोट्स लेकर उस लोकेशन पर पहुंची और उनके सर्चलाइट की तेज रोशनी सामने वाली चीज पर पड़ी, तो वहां खड़े हर एक ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि ओशनिक ग्लोरी खड़ा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था?
जहाज की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 9 महीने नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से समंदर के पाताल में पड़ा हुआ हो। उसकी पूरी लोहे की बॉडी बुरी तरह जंग खा चुकी थी। उस पर समंदर की मोटी मोटी हरी काई जमी हुई थी। रेस्क्यू टीम अपनी गन और फ्लैशलाइट लेकर धड़कते दिल के साथ जहाज के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा उनके होश उड़ाने वाला था। डाइनिंग हॉल की टेबल पर खाना एकदम गर्म रखा था। सूप में से भाप निकल रही थी, लेकिन उसी हॉल के फर्श पर लाशों की भयानक सड़ांध फैली थी। पैसेंजर्स के गहने, उनके महंगे कपड़े और जूते कुर्सियों पर बिल्कुल वैसे ही रखे थे जैसे उनके शरीर के अंदर से इंसान अचानक हवा में गायब हो गए हों। लोअर डेक की तरफ जाने पर उन्हें क्रू मेंबर्स के पुराने कंकाल मिले। 400 में से 250 लोगों का कोई अता पता नहीं था। वो हवा में उड़ चुके थे। टीम को लगा कि जहाज पर कोई जिंदा नहीं है, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम के कानों में जहाज के सबसे नीचे मौजूद कोल्ड स्टोरेज से लोहे को पीटने की लगातार आवाजें आने लगी। अब के एनीमे टीम को लगाकर रेस्क्यू टीम ने तुरंत गैस कटर मंगवाया और कोल्ड स्टोरेज का वो भारी बर्फ से जमा दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी को भी रुला देने वाला था। अंदर 150 लोग जिंदा मिले, लेकिन उनकी हालत इंसानों जैसी नहीं थी। वो सब के सब अधमरे थे। उनका शरीर सूख कर हड्डियों का ढां आंचा बन चुका था और वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वो एक दूसरे से चिपक कर अंधेरे में कांप रहे थे। उन्हीं में से एक था फर्स्ट ऑफिसर डेविड कार्टर, जिसके हाथों से खून बह रहा था। जब रेस्क्यू टीम ने उसे उठाया और कहा कि तुम सुरक्षित हो, 9 महीने बाद तुम लोग वापस आ गए हो, तो कार्टर ने अचानक रेस्क्यू ऑफिसर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो पागलों की तरह चीख कर बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, 9 महीने, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम तो सिर्फ 3 हफ्ते पहले निकले थे। सिर्फ 3 हफ्ते। दुनिया के लिए भले ही 9 महीने बीत चुके थे, लेकिन जब उन 150 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो मेडिकल साइंस भी कांप उठी। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने कंफर्म किया कि इन लोगों के शरीर पर 9 महीने का कोई असर नहीं है। इनके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ये सच में सिर्फ 3 हफ्ते से भूखे थे। अमेरिका की सरकार ने इस पूरी घटना से घबराकर रातों रात इसे खराब मौसम और तूफान का नाम देकर फाइल हमेशा के लिए सील कर दी। उस जगह का नाम द डेविल्स आई पड़ गया, जहां से आज तक कोई जहाज गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा झटका दुनिया को तब लगा जब 5 साल बाद साल 2000 में इंग्लैंड के एक पागल खाने में सड़क से उठाया गया एक अज्ञात बूढ़ा आदमी मिला। जब पुलिस ने उसकी उंगलियों के निशान लिए तो वो निशान उस जहाज के कैप्टन आर्थर ब्लेक के थे। वो कैप्टन जो रेस्क्यू के वक्त जहाज पर मौजूद ही नहीं था, वो वहां कैसे पहुंचा? ये राज 25 सालों तक फाइलों में दफन रहा। लेकिन हाल ही में कार्टर के पोते को अपने दादा की एक पुरानी डायरी और कैप्टन ब्लेक की खून से सनी वो लॉगबुक एक पुराने संदूक से मिली। उन सबूतों के आधार पर आज एक किताब मौजूद है जिसका नाम है द 315 पैराडॉक्स। आज भी विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि अगर वो लोग 9 महीने बाद लौटे और उनके लिए सिर्फ 3 हफ्ते का समय बीता था, तो बाकी के 8 महीने और 1 हफ्ता वो जहाज आखिर किस दुनिया में, किस डायमेंशन में फंसा हुआ था? क्या हमारे इस समंदर के नीचे कोई और ही दुनिया है जो इंसानों के समय के साथ खेल रही है? सच में समंदर के उस अंधेरे में टाइम ट्रैवल या किसी दूसरे डायमेंशन का कोई रहस्यमयी दरवाजा मौजूद है, या फिर ये प्रकृति का कोई ऐसा खौफनाक सच है जिसे हम इंसान कभी समझ ही नहीं सकते? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।